हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। क्या डिस्कस करने वाले हैं? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओपी पॉइजनिंग बोलते हैं। अब ये ओपी पॉइजनिंग होता क्यों है? ये रिलेटेड है हमारे कोलिनर्जिक एजेंट से। जब हमने कोलिनर्जिक एजेंट पढ़ा था, कोलिनर्जिक एजेंट जब हमने पढ़ा था तो दो तरह के पढ़े थे। एक डायरेक्टली एक्टिंग और एक हमने पढ़े थे इनडायरेक्टली एक्टिंग। ठीक है। डायरेक्टली एक्टिंग में वो थे जो एसिटाइल कोलिन को बढ़ा रहे थे, जबकि इनडायरेक्टली एक्टिंग में कौन से थे? जो कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट कर रहे थे, मतलब एंटी कोलिन एस्टरेज थे। ये थे इनडायरेक्टली एक्टिंग। अब ये हमने दो तरह के पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था रिवर्सिबल और दूसरा हमने पढ़ा था इरिवर्सिबल। अब जो रिवर्सिबल थे इनका तो थेराप्यूटिक यूज था, लेकिन जो इरिवर्सिबल थे इनका कोई थेराप्यूटिक यूज नहीं था। ठीक है, नो थेराप्यूटिक यूज इनका। तो जो इरिवर्सिबल थे, जिनका कोई थेराप्यूटिक यूज नहीं था, ये क्या करवाते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। क्या करवाते हैं? ओपी पॉइजनिंग। इसमें कौन कौन से थे? पैराथायोन, मेलाथायोन, ये सब थे। तो ओपी पॉइजनिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो इनडायरेक्टली एक्टिंग के अंदर इरिवर्सिबल जो भी ड्रग्स थे, कोलिनर्जिक एजेंट जो भी थे, वो हम पढ़ने वाले हैं ओपी पॉइजनिंग में। अब ओपी पॉइजनिंग में यही पहली लाइन लिखी हुई है, इरिवर्सिबल एंटी कोलिन एस्टरेज, क्योंकि इनडायरेक्टली एक्टिंग कर रहे हैं तो क्या है? एंटी कोलिन एस्टरेज। और ये कौन से थे? इरिवर्सिबल थे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? इरिवर्सिबल एंटी कोलिन एस्टरेज। अब ये जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस वाले, इनमें टॉक्सिसिटी इनकी वजह से हो सकती है। मेन कंपाउंड क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन कंपाउंड क्या हो सकते हैं? पैराथायोन हो सकते हैं और मेलाथायोन हो सकता है। पैराथायोन और मेलाथायोन इसका मोस्ट कॉमन कंपाउंड होते हैं। इसका कोई थेरापेटिक एप्लीकेशन नहीं होता, मतलब ये ड्रग तो होता है लेकिन इसका कोई थेरापेटिक यूज नहीं होता। ये ओपी पॉइजनिंग करवाता है। अब क्योंकि ये सब किसकी वजह से हो रहा था? कोलिनर्जिक एजेंट की वजह से। ये सब क्या थे? कोलिनर्जिक एजेंट थे। क्यों? क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन था किसका था? कोलिनर्जिक एजेंट का था। तो कोलिनर्जिक एजेंट जो भी थे, इसकी वजह से सारे कोलिनर्जिक एक्शन होंगे। कोलिनर्जिक एक्शन कौन कौन से थे हमारे पास? मस्करिनिक इफेक्ट थे और निकोटिनिक इफेक्ट थे। मस्करिनिक में क्या क्या हो सकता है इनके वजह से? अब कोलिनर्जिक एजेंट था, वो जितने भी कोलिनर्जिक एक्शन थे उन्हें एक्सेस में करवा देगा, इसलिए इसे ओपी पॉइजनिंग बोला। मस्करिनिक एक्शन क्या क्या हो सकते हैं इसमें? स्वेटिंग हो सकती है, सलाइवेशन हो सकती है, लेक्राइमेशन हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, वोमिटिंग, अब्डोमिनल क्रैम्प, मियोसिस, ब्रेडिकार्डिया, ये सब हो गए मस्करिनिक एक्शन। इसके अलावा ओपी पॉइजनिंग में निकोटिनिक एक्शन क्या क्या हो सकते हैं? ट्विचिंग हो सकती है, फेसिकुलेशन हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है और पैरालिसिस हो सकता है। मस्करिनिक और निकोटिनिक के अलावा और कौन से एक्शन हो सकते हैं? सेंट्रल इफेक्ट इसके हो सकते हैं, पैराथायोन और मेलाथायोन के। क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हेडेक हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है, कन्वल्जन हो सकती है, कोमा हो सकता है, डेथ हो सकता है। ये सब हो गए इनके एक्शन, पैराथायोन और मेलाथायोन के। यही सब इसके क्या आ सकते हैं? सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स में भी यही सब आएगा। इसके मस्करिनिक एक्शन होगा, निकोटिनिक एक्शन होगा और सेंट्रल इफेक्ट होगा। ये हो गया ओपी पॉइजनिंग के एक्शन। इसके बाद अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, तो इसका डायग्नोसिस 3 स्टेप्स में होता है। 3 मतलब, एक तो हम हिस्ट्री देखेंगे कि जो भी पेशेंट ओपी पॉइजनिंग के साइन और सिम्टम लेके आ रहा है, क्या वो किसी इंसेक्टिसाइड के कॉन्टेक्ट में आया था। इसके अलावा उसके साइन और सिम्टम देखेंगे, क्या कोलिनर्जिक एक्शन वो दिखा रहा है, जो हमने यहाँ पे पढ़े थे। ये जितने भी कोलिनर्जिक एक्शन हमने पढ़े थे, क्या इनमें से कोई दिखा रहा है। इसके अलावा कोलिन एस्टरेज की एक्टिविटी देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? एक एंटी कोलिन एस्टरेज होता है। तो इससे क्या होगा? कोलिन एस्टरेज की एक्टिविटी डिक्रीज हुई होगी, वो भी कैसी होगी? इरिवर्सिबली डिक्रीज हुई होगी। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो रिमूव कंटामिनेशन। जो भी उसके सराउंडिंग जितनी भी चीजें थी, उसके कपड़े हो सकते हैं, उसके ग्लव्स हो सकते हैं, जितनी भी चीजें कॉन्टेक्ट में आई थी उस इंसेक्टिसाइड से, सबसे पहले उन्हें दूर करते हैं, रिमूव कंटामिनेशन। ठीक है, इसके बाद गैस्ट्रिक लेवज देते हैं हम पेशेंट को, एयरवे मैनेजमेंट होता है और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं। क्या करते हैं? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं। अगर हम कोई स्पेसिफिक मेजर फॉलो करें तो क्या देंगे हम? एट्रोपिन और ऑक्साइम्स देंगे। क्या देंगे? एट्रोपिन और ऑक्साइम्स।
एट्रोपिन क्या होता है? एंटी कोलिनर्जिक एजेंट होता है, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट होता है। एंटी कोलिनर्जिक मतलब जो भी कोलिनर्जिक एक्शन होगा उसके ऑपोजिट काम करेगा, मतलब कोलिनर्जिक एक्शंस के ऑपोजिट काम करेगा, इसलिए हम क्या देते हैं? एट्रोपिन। ठीक है, ऑक्साइम के भी ऐसे होते हैं। अब एट्रोपिन और ऑक्साइम को अगर हम देखें तो एट्रोपिन क्या होता है? फर्स्ट ड्रग इन ओपी पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में जो पहला ड्रग यूज होता है वो क्या होता है? एट्रोपिन होता है। इसका डोज क्या होता है एट्रोपिन का? 2 mg IV। ठीक है, 2 mg IV। अब ये जो डोज है इसे हर 5 से 10 मिनट में डबल कर करके हम देते जाएंगे। कब तक? जब तक ये साइन और सिम्टम से रिलीफ ना मिल जाए। एवरी 5 to 10 मिनट डोज को डबल कर दिया जाता है जब तक सिम्टम में रिलीफ नहीं मिल जाए। और ये प्रोसेस हम कब तक करेंगे? 7 से 10 दिन तक हम एट्रोपिन देते हैं। इसके बाद ये क्या करता है? कंप्लीटली ब्लॉक मस्करेनिक एक्शन। अब मस्करेनिक एक्शन को एट्रोपिन कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। अगर ओपी टॉक्सिसिटी डिले हो जाए, ओपी टॉक्सिसिटी डिले हो जाए तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है? न्यूरोटॉक्सिसिटी में। अब ये जो न्यूरोटॉक्सिसिटी है इसे एट्रोपिन क्योर नहीं कर पाता, तो हम क्या यूज करते हैं? ऑक्साइम यूज करते हैं। एट्रोपिन नॉट इफेक्टिव फॉर न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस। जो न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस होता है उसके लिए एट्रोपिन अपना इतना काम नहीं कर पाता, तो हम क्या देते हैं? इसे ऑक्साइम देते हैं। ठीक है, हमने क्या दे दिया? इसे ऑक्साइम दे दिया। ऑक्साइम क्या करता है? कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर। क्यों? क्योंकि ये जो पैराथायोन और मेलाथायोन जिनकी वजह से ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो रही थी, ये सब क्या थे? एंटी कोलिनेस्टरेज थे, कोलिनेस्टरेज को रोकने वाले थे। तो इन्होंने इसे इरिवर्सिबली रोक दिया था। लेकिन हम ऑक्साइम देके इसे क्या कर सकते हैं? रीएक्टिवेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो भी हमारा कोलिनेस्टरेज बंद हो गया था इसे क्या कर सकते हैं? रीएक्टिवेट। लेकिन ये रीएक्टिवेट कब करना पड़ता है? एजिंग होने से पहले। एक बार अगर एजिंग हो जाए, एजिंग एक प्रोसेस है जिसके बाद उसे दोबारा रीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एजिंग के बाद क्या होता है? रेजिस्टेंस टू रीएक्टिवेशन, रीएक्टिवेशन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो एजिंग होने से पहले अगर हम ऑक्साइम यूज कर लें तो ये कोलिनेस्टरेज को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। मेनली कौन कौन से ऑक्साइम हम यूज करते हैं? प्रालिडोक्साइम और ओबिडोक्साइम। प्रालिडोक्साइम और ओबिडोक्साइम, ये हो गया इसके स्पेसिफिक मेजर जिसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? एट्रोपिन यूज कर सकते हैं और ऑक्साइम यूज कर सकते हैं। एट्रोपिन क्यों? क्योंकि एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है। ऑक्साइम क्यों? क्योंकि जो एट्रोपिन होता है वो न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस के लिए वर्क नहीं कर पाता, तो हम ऑक्साइम यूज करते हैं। ऑक्साइम क्या करता है? कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर होता है जो रीएक्टिवेट करवा देता है उस कोलिनेस्टरेज को जो बंद कर दिया था पैराथायोन और मेलाथायोन ने। ये हो गया हमारे पास ओपी पॉइजनिंग। इसके बाद अगला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स।